अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है बंगाल के बारे में। बंगाल धीरे धीरे मुग़ल के कंट्रोल से ब्रेक डाउन हो गया था और यहाँ पे मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया गया था एज नायब, लेकिन वो फॉर्मल सूबेदार नहीं थे। मुर्शिद कुली खान ने बहुत तेज़ी से सारा पावर और एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर कर दिया और ये इंडिपेंडेंट रूलर की तरह सामने आए और इन्होंने हैदराबाद और अवध के रूलर्स की तरह स्टेट के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी कमांड रखी। अब मुर्शिद कुली खान भी नहीं चाहता था कि मुग़ल इन्फ्लुएंस बंगाल में हो, जिसकी वजह से इसने मुग़ल जागीरदार्स को बंगाल से उड़ीसा ट्रांसफ़र किया। अब जब इन्होंने इन सारे जागीरदार्स को उड़ीसा भेजा तो बंगाल पे इन मुग़ल जागीरदार्स का इन्फ्लुएंस कम हो गया, क्योंकि जागीरदार्स कौन होते हैं? जो रेवेन्यू कलेक्ट करके मुग़ल एम्पायर को देते थे। उनके जाने के बाद बंगाल में जितना भी रेवेन्यू था उससे नए से रीअसेसमेंट किया। रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था कैश के फॉर्म में। ज़मींदार जो थे वो रेवेन्यू के लिए बैंकर्स से और मनी लैंडर्स से कैश हासिल करते थे। जो बहुत गरीब होते थे उन बेचारों पे इतना जुल्म करते थे रेवेन्यू के लिए कि इन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स लिया जाता था। जो ये बैंकर्स और मनी लैंडर्स थे वो हर वक्त काम आते थे ज़मींदारों के, जिसकी वजह से स्टेट के रूलर्स ने भी इनसे अच्छे ताल्लुकात रखे थे। अब इधर एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया गया है कि जगत सेठ का बैंकिंग हाउस पॉपुलर हुआ था उसकी प्रॉस्पेरिटी की वजह से कि वो ज़मींदारों को पैसे देता था जब अली वर्दी खान का रूल था बंगाल में। अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद, अवध और बंगाल के कुछ कॉमन फीचर्स और क्या क्या चीज़ें कॉमन थी जब इन रूलर्स ने वहाँ रूल किया था। नंबर 1 है कि वो जागीरदारी सिस्टम को बढ़ावा नहीं देते थे, क्योंकि वो सिस्टम मुग़ल्स ने एस्टेब्लिश किया था और जो ये मुग़ल नोबल्स थे वो इंडिपेंडेंटली रूल करना चाहते थे। ये भी एक वजह है कि इन्होंने जागीरदारी सिस्टम पे ज़्यादा अप्रोच नहीं दिया और इन रूलर्स ने डिफरेंट तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिस प्रैक्टिस को इजादारी सिस्टम कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर मुग़ल फार्मर्स को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया, जिन्हें रेवेन्यू फार्मर्स भी कहते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि इन रूलर्स का और मर्चेंट्स का बहुत ही मजबूत रिलेशन बना और ज़मींदारों का भी इनके साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो इन्हें ज़रूरत में पैसे मुहैया करते थे। अब हम पढ़ेंगे सिख्स के बारे में। जो गुरु गोबिंद सिंह थे उन्होंने खालसा यूनिवर्सिटी बनने से पहले और बनने के बाद भी उन्होंने राजपूतों और कुछ मुग़ल रूलर्स से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन जब इनकी डेथ हुई थी 1708 में, इनके बाद आए बंदा बहादुर, जिसकी लीडरशिप में खालसा और मुग़ल अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू हुआ। बंदा बहादुर जो थे उसने गुरु नानक और गुरु गोबिंद के नाम पे सिक्के चलाए और इनके नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन कायम की सतलुज और जमुना के बीच। बंदा बहादुर को फिर कैप्चर किया 1715 में और फिर 1716 में एग्जीक्यूट किया, यानी फांसी दे दी। जो सिख्स थे उन्होंने ग्रुप्स बनाए, बैंड्स बनाए जिनको कहा जाता था जठास, जिन्हें बाद में मिसल्स कहा जाता था। सिख्स ने कंबाइंड फोर्सेस भी बनाए जिन्हें ग्रैंड आर्मी या दल खालसा भी कहते थे। जो ये सिख्स थे वो अमृतसर में
बैसाखी पे और दिवाली पे मिलते थे, जहाँ पे वो डिसीजंस लेते थे जिनको रेजोल्यूशन ऑफ गुरु या गुर मथस भी कहते थे। एक सिस्टम जिससे राखी कहते हैं इंट्रोड्यूस किया, जो कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्शन देता था 20% टैक्स से। सारा खालसा जो था वो गुरु गोबिंद सिंह से इंस्पायर था और वो स्लोगन राज करेगा खालसा को फॉलो करते थे। इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने मुगल गवर्नर्स और अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। जो बंदा बहादुर था, उसने जो सिक्के कॉइन्स चलाए थे वो उसके एग्जीक्यूशन के बाद बंद कर दिए थे। इन कॉइन्स को फिर से खालसा ने चलाए 1765 में, और फिर सिख्स के सबसे बड़े रूलर महाराजा रंजीत सिंह आए। इन्होंने सारे ग्रुप्स को रियूनाइट किया और खुद की एक कैपिटल लाहौर में बनाई 1799 में। अब हम पढ़ेंगे जेट्स के बारे में। अब जो जेट्स थे उनमें हम चुरामन और सूरजमल के बारे में पढ़ेंगे। जेट्स जो हैं उनमें से चुरामन ने कंट्रोल किया दिल्ली के वेस्ट साइड पर, और इनकी हुकूमत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने 2 इम्पीरियल सिटीज़ दिल्ली और आगरा के बीच रीजन पर कब्जा किया। जेट्स ने भी एग्रीकल्चर को एनकरेज किया और जो पानीपत और बल्लभगढ़ के ट्रेडिंग सेंटर्स को डोमिनेट किया, और सूरजमल ने भरतपुर को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की तरह इमर्ज किया। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया 1739 में, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों ने भरतपुर में सहारा लिया। जो भरतपुर फोर्ट है उससे ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया और एक गार्डन और पैलेस भी बनाया गया, जो हमें अंबर और आगरा में ही देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।